नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज़ में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। हिमाचल प्रदेश की कंप्लीट सीरीज़ हमने शुरू करी है, जिसमें इनिशियली हमने एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट किया। तो अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिटेल्ड क्लासेस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हमने शामिल करी हैं। और आज से हम हिमाचल प्रदेश का इतिहास शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में प्राचीन इतिहास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश का मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का हम मॉडर्न हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चीज़ों को गहराई से पढ़ने की कोशिश करें। तो जैसे कि आपके पास ऊपर टॉपिक है, हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। सामान्य जानकारी क्या है? हिमाचल का इतिहास तो सामग्री के कारण अस्पष्ट है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर आप मेंस लिख रहे हो तो इस तरह की स्टेटमेंट चीजें लिख सकते हो हिमाचल प्रदेश के इतिहास को लेकर। अदरवाइज प्री में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। हाँ, अगर एचपीएस का प्रश्न दे रहे हैं तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे ही पूरी पूरी स्टेटमेंट इसी तरह ये पूरी स्टेटमेंट पूछी जाएगी और आपको सही या गलत उसको साबित करना होता। हिमाचल लंबे समय तक अनछुआ और अज्ञात रहा, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। यह मुख्यतः स्थानीय शासकों, राजा राणों, राठौरों के अधीन रहा, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। यह बार बार प्राकृतिक आपदाएं और विदेशी आक्रमण यहाँ पर होते रहे, ठीक है, जिससे हिमाचल प्रदेश का इतिहास नष्ट होने में, ठीक है, नष्ट हुआ और आपसी मतभेदों के कारण युद्ध हुए और ऐतिहासिक रिकॉर्ड नष्ट हो गए, ठीक है। इसलिए तो प्रश्न ये बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास जो इतिहास के स्रोत हैं उसके ऊपर इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, निम्नलिखित में से कौन सी गलत है? तब आपको ये सारी चीजें याद रखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ स्रोत हमारे पास हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इतिहास के स्रोत सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसको पुरातात्विक स्रोत जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे एस्केप्शन साइट कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर खुदाई हुई और वहां से कुछ ना कुछ एविडेंस हमको प्राप्त हुए जो हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री बताते हैं। तो उसमें गुलेर एक क्षेत्र आता है कांगड़ा का, ढलियारा क्षेत्र आता है, डेरा क्षेत्र आता है और मसूर रॉकेट वाला क्षेत्र, ये कांगड़ा के क्षेत्र है जहां पर खूब मात्रा में खुदाई हुई और कुछ एविडेंस भी हमको यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। कांगड़ा का ज्वालामुखी हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट है, डेरा गोपीपुर है, नूरपुर है। तो यहां से एक पॉइंट ये बनता है कि सर्वे में प्रारंभिक जो पत्थर युग के संकेत मिलते हैं, ठीक है, जो हमें अर्ली स्टोन एज के बारे में बताते हैं। तो यहां से हमको ये पता चलता है, ठीक है। अन्य संभावित स्थल कौन कौन से हैं जहां से हमें कुछ कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं ऐसा माना जा सकता है? तो बल्ह घाटी, ये मंडी की क्षेत्र आते हैं, बल्ह घाटी, सलानू घाटी हो गई है, बिनवाल घाटी हो गई है और काव मनेल घाटी हो गई मंडी की। इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, अगर आपसे नीरथ पूछता है कि नीरथ जो स्थल है वो कहाँ पर है, दत्तनगर है, ठीक है, शोगी और सरान है क्षेत्र हैं। तो ये शिमला के इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहां पर कुछ खुदाई हुई और जहां से कुछ एविडेंसेस इतिहास से संबंधित हमको प्राप्त हुए। किन्नौर में कामरू क्षेत्र है, सुंगरा क्षेत्र है, कोठी है, चितकुल है, यहाँ से भी काफी मात्रा में हमको एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं खुदाई में। और कुल्लू, नगर, बजौरा, जगतसुख, ये कुल्लू के क्षेत्र हैं जहां जहां पर कुछ मात्रा में, ठीक है, एस्केप्शंस हुआ और कुछ यहाँ से हमारे पास कुछ स्रोत हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये तभी लिखोगे अगर आप मेन एग्जामिनेशन में या ये प्री एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न बनता है कि किन्नौर के कौन कौन से क्षेत्र, ठीक है, एस्केबिटी या इसको जो जहां पर खुदाई स्थल है, ठीक है, वो कौन कौन से, ऐसा पूछा जा सकता, ठीक है। अब यहाँ खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? हमको सिक्के प्राप्त होते हैं, कॉइन्स प्राप्त होते हैं और ये कॉइन्स हमको क्या क्या चीजें बताते हैं, ठीक है। सिक्के राज्य संग्रहालय शिमला और भूरी सिंह चंबा में पाए गए हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट ये कॉइन्स कहाँ पर जो हमको खुदाई में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो हमारा स्टेट म्यूजियम है शिमला में और भूरी सिंह म्यूजियम है चंबा में, वहां पर देखने को मिलता है। ये सिक्के जनजातीय राज्य त्रिगत, औदुंबर, कुलुत, कुनित, ठीक है, दूसरी शताब्दी से संबंधित माने जाते हैं,
ठीक है, जो भी सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, त्रिगत सबसे पुराना राज्य माना जाता है हिमाचल प्रदेश का, औदुंबर क्षेत्र हो गया है और कुलुत हो गया है, और कुनिन क्षेत्र यहाँ की वंशावलियों के बारे में हमको बताते हैं। 87 पंच चिन्हित सिक्के मिले हैं, जिनमें से 25 शिमला में सुरक्षित रखे गए हैं। तो यहाँ से हमको 87 पंच मार्क्ड क्या होता है, इनिशियली जो कॉइन्स बनते थे, कोई धातु है, कोई मेटल्स हैं, उसके ऊपर पंच मार्क किया जाता था, जिसमें कोई निशान बन जाता था, उसको पंच मार्क या आहत कॉइन्स कहते थे उस समय कॉइन्स। ठीक है, तो 87 कॉइन, जिसमें से 25 शिमला में सुरक्षित रखे गए। ठीक है, 41 सिक्के अर्की से प्राप्त हुए हैं, 20 एपोलोडोटस के तपामेवा हमीरपुर से मिले हैं। ठीक है, एपोलोडोटस, ठीक है, एपोलोडोटस ये ग्रीक रूलर हुए, ठीक है, उनसे संबंधित सिक्के हमको हमीरपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 31 सिक्के ज्वालामुखी कांगड़ा से मिले हैं। ये पूरी की पूरी लाइनें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से आपको याद चीजें क्लियर होनी शुरू होगी, और ये लाइन अगर आपको याद रखेंगे तो चीजें आपको क्लियर, आपको एग्जामिनेशन में मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इंडो ग्रीक सिक्के लछोरी और सरोल चंबा से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आप चंबा का सरोल प्राप्त कर सकते हैं। या प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से 31 सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो वो कांगड़ा का ज्वालामुखी क्षेत्र है ऐतिहासिक स्रोत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट म्यूजियम कौन कौन से इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल स्टेट म्यूजियम, जो कि शिमला हिमाचल राज्य, ठीक है, संग्रहालय शिमला में है। यह संग्रहालय इनवेराम नामक पुरानी विक्टोरियन हवेली में स्थित था। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इनवेरम एक पुरानी जो विक्टोरियन हवेली थी शिमला में, वहां पर स्थित था। ठीक है, यह शिमला में स्थित है एट प्रेजेंट। ठीक है, सिचुएटेड इन शिमला। 1860 के दशक में इनवेराम जनरल इंस का छोटा मकान था। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो इनवेराम था, ठीक है, ये जनरल इनस का छोटा मकान हुआ करता था शिमला में, वहां पर ये सिक्के रखे जाते थे, या ये पहले इनिशियली ये म्यूजियम हुआ करता था। बाद में सिरमौर के शासक के पास रहा, फिर इसे ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या चीजें हुई, ठीक है, यह लॉर्ड विलियम बेरेसफोर्ड वाइसरॉय के सैन्य सचिव का निवास बना। ठीक है, बाद में ये वाइसरॉय के सैन्य सचिव का निवास बना। ये भी चीज आपको याद रखनी है। ये इरविराम या हिमाचल प्रदेश म्यूजियम की बात हो रही है, और 1973 में हिमाचल राज्य संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया। ठीक है, बाद में इसको हिमाचल प्रदेश, ठीक है, स्टेट म्यूजियम के नाम से स्थापित कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1974 एस चक्रवर्ती जो पहले राज्यपाल हुए हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, इस हिमाचल प्रदेश म्यूजियम का, और उसे संग्रहालय के रूप में बदला गया, परंतु इसका ऐतिहासिक स्वरूप सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट म्यूजियम आता है भूरी सिंह म्यूजियम। ठीक है, भूरी सिंह म्यूजियम यह चंबा में है। 1908 में भूरी सिंह जो शासक हुए, उन्होंने इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था। चंबा रियासत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। यह चंबा के राजा भूरी सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, राजा भूरी सिंह ने अपनी विरासत में मिली कला संग्रहालय सामग्री दान की थी। जो भी, ठीक है, भूरी सिंह थे, तो उन्होंने, ठीक है, बहुत सी चीजों को दान किया था, जो चंबा के इंपॉर्टेंट चीजों को सुरक्षित रखने के लिए था। कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चन टिप्पणियां आती हैं। डॉक्टर जेफी बैगल ने इसकी स्थापना पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, बोगेल का नाम लिख सकते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि भूरी सिंह म्यूजियम में किस व्यक्ति का इंपॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट में किस इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर्स का हाथ रहा है, तो उसके नाम आप कर सकते हैं डॉक्टर जे भी बोगल बोल सकते हैं। ठीक है, यह संग्रहालय चंबा की जीवन शैली, कला शिल्प और सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करता है। महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, चंबा म्यूजियम या भूरी सिंह म्यूजियम का क्या महत्वपूर्ण रोल है, तो चंबा की जीवन शैली, आर्ट, कल्चर के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसमें 8500 अधिक प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां संग्रहित की गई हैं। इसमें 8500 एंटिकिटीज और ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आता है हमारा इंस्क्रिप्शन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध अभिलेख। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं, जो भी एपिक्स हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो लिखे जाते थे उस समय, ठीक है, उसकी चर्चा हम करते हैं।
तो सबसे पहले प्रारंभिक अभिलेख कांगड़ा जिले के पथियार और खनियारा है ये मुख्यतः, ठीक है, खनियारा से प्राप्त हुए हैं। तो पहला पॉइंट ये कि हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप कर सकते हैं कांगड़ा जिले के पथियारा क्षेत्र और खनियारा जिले से प्राप्त हुए हैं। एक प्रमुख अभिलेख शिमला जिले की हाटकोट स्थित सुपुर गुफा में पाया गया है, ठीक है, जो हमारा रोडू क्षेत्र में हाटकोटी पड़ता है, यहाँ से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। एक अन्य अभिलेख मंडी जिले के मंगलौर के पास सलानू से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली आपको कांगड़ा से देखने को मिलेगा, पथियारा से, उसके बाद आपको हाटकोटी से भी देखने को मिलेगा और मंडी के मंगलौर से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैरासाइट्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा जिले की कुछ प्रशस्तियां, ठीक है, दो प्रशस्तियां खोजी गई हैं, ठीक है। लक्ष्मण या लक्ष्मण चंद्र किरग्राम कांगड़ा के प्रमुख का उल्लेख मिलता है, ठीक है, पांडुलिपि ही इनको बोल सकते हैं, या कुछ ऐसे राइटिंग इंस्क्रिप्शन जो प्राप्त हुए हैं, जो कांगड़ा के शासक लक्ष्मण चंद्र या लक्ष्मण चंद्र, ठीक है, किरग्राम जो कि किसका पुराना नाम है, ठीक है, किरग्राम ये बैजनाथ का पुराना नाम है, ठीक है, यहाँ के शासकों की जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है। त्रिगत जालंधर के अधिपति जयचंद्र का उल्लेख भी इस प्रशस्ति से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इन जो आपके 2 यूलॉजीज हैं यहाँ से जो प्राप्त हुई हैं, उसमें कांगड़ा के राजा या त्रिगत जालंधर का उल्लेख भी देखने को मिलता है, ठीक है। निर्मंड ताम्र पात्र, निर्मंड से एक कॉपर प्लेट मिली है, 7th सेंचुरी एडी की बनी हुई है, ठीक है। निर्मंड कहाँ पड़ता है, कुल्लू क्षेत्र में, महासमंत महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी की गई थी। लाहौल स्पीति के एक शासक हुए समुद्र सेन, उन्होंने इस प्लेट को जारी किया था, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है, निर्मंड से प्राप्त हुई है। उस समय की शासन व्यवस्था और सामाजिक ढांचे की जानकारी देती है, ठीक है। इस प्लेट में जो लाहौल स्पीति और कुल्लू का जो उस समय का सामाजिक सोशल जो सोसाइटी थी, गवर्नेंस था, उसकी जानकारी इस प्लेट से हमको प्राप्त होती है, ठीक है। चंबा रीजन इंस्क्रिप्शन, चंबा क्षेत्र के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे अभिलेख चंबा क्षेत्र से मिले हैं, कुल कितने, 36 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 36। अधिकांश अभिलेख दान से संबंधित है, ठीक है, कि बहुत सारे अभिलेखों में, ठीक है, डोनेशंस की बात की गई है, डोनेटिव नेचर्स के, ठीक है। और ये कौन सी भाषाओं में लिखे गए हैं, ये शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे गए हैं। इनमें से कई सारे भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में देखने को हमको मिलते हैं। तो आप ये चीजें नोट कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, इंपॉर्टेंट जो अभिलेख हैं, सबसे ज्यादा चंबा से प्राप्त हुए हैं, भूरी सिंह म्यूजियम में देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं शालरी अभिलेख मंडी, ठीक है। मंडी से भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको शालरी कहा जाता है। हिमाचल में शैव धर्म से संबंधित जानकारी देता है और धार्मिक संस्कृति इतिहास के उजागर करता है। तो शालरी जगह पड़ती है, वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है मंडी से, जो हिमाचल प्रदेश में शैविज्म तथा हिमाचल प्रदेश की रिलीजियस और कल्चर की जानकारी हमको देता है। अशोक पिलर, अशोक ने बड़े सारे, ठीक है, पिलर्स बनाए थे, उसमें से अशोक ने कुछ इंस्क्रिप्शन भी जारी किए थे। अशोक अभिलेख की बात करते हैं, ठीक है। तो टॉन्स और यमुना नदियों के संगम पर जौनसार और बाबर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये उत्तराखंड की जगह पड़ती हैं और जो टॉन्स और यमुना का संगम होता है वो सिरमौर तथा उत्तराखंड की बाउंड्री पर होता है, जौनसार क्षेत्र उसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ प्राप्त हुए हैं। यह क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में है, जो हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसकी जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो अशोक का अभिलेख यहां से प्राप्त हुआ है। प्रयुक्त लिपियां, ठीक है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो कौन कौन सी लिपियां इन अभिलेखों पर लिखी गई हैं, कौन से स्क्रिप्ट में, तो शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मी, टांकरी, कुटिल, नागरी, शंख, भोटिया और तिब्बती, ये सारी, ठीक है, ये सारी स्क्रिप्ट देखने को मिलती हैं। तो अंग्रेजी में अगर आप चाहो तो यहाँ से ये नोट कर सकते हो। प्रश्न यहाँ से ये बनेगा, हिमाचल प्रदेश के जो अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में नहीं है, तो शारदा, खरोष्टी, ब्राह्मी, टांगरी, ठीक है, कुटिला, नागरी, ठीक है, शंखा, भोटिया या तिब्बतियन, इन सभी भाषाओं में देखने को मिलते हैं जो लिपियां यूज हुई हैं हिमाचल प्रदेश के अभिलेखों में।
नेक्स्ट आता है लिटरेरी सोर्स, हमारे पास क्या है, साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। देखो इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, इसमें काम की चीजें हमको केवल 6 से 7 ही याद रखनी होती है, लेकिन हमको अच्छे से डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए ताकि हमको किसी प्रकार की परेशानी एग्जामिनेशन में ना हो। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्स में सबसे पहले फारसी स्रोत देख लेते हैं। फेमस वर्क तारीख यामीनी किताबुल हिंद, ये 1020 में किताब लिखी गई थी, जब उस समय महमूद गजनी भी भारत आया था। महमूद गजनी या गजन भी उसको कहते हैं, उसका एक राइटर हुआ उतबी। ठीक है, उतबी ने ये दोनों किताब लिखी है, तारीख यामीनी और किताबुल यामीनी। ठीक है, 1020 में ये लिखी है। जो आपका महमूद गजनी था, इसने महमूद गजनबी या महमूद गजनी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो उसी समय उतबी भी आया था हिमाचल प्रदेश में, महमूद गजनबी के साथ कुछ दिन रुका और उसके बाद उसने ये किताब लिखी, और इस किताब में भी कांगड़ा का, हिमाचल प्रदेश का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ख्वाडमीर भी एक इंपॉर्टेंट राइटर हुए, हबीबुस यार। ठीक है, हबीबुस यार एक किताब लिखी है 1523 में, ये फारसी स्रोत है हमारे पास। ठीक है, फरिश्ता की तारीख फरिश्ता। ठीक है, फरिश्ता किसके साथ आया था, महमूद गजनी का ही ये भी इंपॉर्टेंट इतिहासकार है, महमूद गजनी के दरबार में रहता था फरिश्ता, इसी के साथ आया था। इसने किताब लिखी है तारीख फरिश्ता, इसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र मिलता है। और गुलशन इब्राहिम, ये भी किसने लिखी है किताब, फरिश्ता ने। ठीक है, तो इसमें भी हिमाचल प्रदेश की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है जी, पर्शियन साहित्य या साहित्यिक स्रोत में पर्शियन लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और भी कोई बहुत सारी किताबें, जियाउद्दीन बारनी एक इतिहासकार हुए। ठीक है, महमूद तुगलक के कार्यकाल में। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी है बरनी और अफीब की, तारीख फिरोजशाही। ठीक है, तारीख फिरोजशाही में हिमाचल में विद्रोहियों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, 1036 में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, उसने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उस समय ये किताब लिखी थी, और उसके बाद 1067 में इसी के भाई फिरोज शाह तुगलक ने भी हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो उस समय जो इंपॉर्टेंट इतिहासकार हुए, जियाउद्दीन बारनी। ठीक है, और एक अफीक हुआ, जिन्होंने तारीख फिरोजशाही में हिमाचल प्रदेश के विद्रोहियों का उल्लेख मिलता है। तो ये चीजें भी आपको नोट करने वाली होगी। अंग्रेजी में देख लीजिए। ठीक है, शहनवाज खान, मसीर ई उमारा एंड फरिश्ताज, तारीख फरिश्ता मेंशा राजा रतन सेन ऑफ शिवालिक क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण किया था। इसको हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, शहनवाज खान की, ठीक है, ये भी किताब है कौन सी, मासिर ए उमरा, और फरिश्ता की तारीख फरिश्ता में शिवालिक के राजा रतन सेन का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सी फारसी ग्रंथ में शिवालिक के राजा रतन सिंह का उल्लेख देखने को मिलता है, तो तारीख फरिश्ता। ठीक है, जो फरिश्ता के द्वारा लिखी गई है, और मासिर ए उमरा जो शहनवाज खान के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, इसमें जिक्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जियाउद्दीन बारनी ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा नगरकोट पर किए आक्रमण का उल्लेख किया है। तो हम पहले ही बता चुके हैं, 1067 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। ठीक है, शिवालिक हिल पर, जिसमें नगरकोट को उन्होंने लूटा था। तो उस समय, ठीक है, इंपॉर्टेंट इतिहासकार कौन हुए, जियाउद्दीन बारनी, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे इन्होंने। ठीक है, अपनी किताब में नगरकोट पर आक्रमण के बारे में बताया। ठीक है, तुगलक काल में बंदर ए चच ने कांगड़ा में तुर्की सेनाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो तुगलक काल में एक और राइटर हुए। ठीक है, जिनका नाम बंदर ए चाच मिलता है। ठीक है, इन्होंने भी अपनी किताबों में कांगड़ा पर तुर्की सेनाओं के आक्रमण के बारे में बताया है। ठीक है, टर्किश आक्रमण 1798 में, ठीक है, सॉरी 1398 में एक आक्रमण हुआ था। अच्छा, ये 1067 ना होके 1367 है। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का जो टेन्योर है 1063 है, शायद इसमें कुछ मेंशन गलती हो। ठीक है, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1336 में देखने को मिलता है, और ये 1367, इसको ठीक कर लेना, ये तुगलक डायनेस्टी का टाइम है। और 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण भारत पर हुआ था, तैमूर का आक्रमण हुआ था, टर्किश आक्रमण हुआ था, उसकी चर्चा भी बंदर चच ने करी है, तैमूर के आक्रमण की। ठीक है, 1414 में तुजु के तैमूरी आमिर तैमूर की आत्मकथा। ठीक है,
में मंगोल का आक्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो तुजु के तैमूरी हैं, आमिर तैमूर की आत्मकथा 1414 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसमें भी हिमाचल प्रदेश पर मंगोल आक्रमण की जानकारी हमको मिलती है। तुजुक-ए जहांगीरी मुगल काल के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तुजुक-ए जहांगीरी एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी गई थी जहांगीर के कार्यकाल में, मुगल काल में, एक महत्वपूर्ण, ठीक है, जिसको इनिशियली जहांगीर ने शुरू किया था, लेकिन कंप्लीट करने वाले, ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति थे। उसका नाम मुझे अभी शायद जहन में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं रिकॉल करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अकबरनामा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अबुल फजल ने लिखा है इस किताब को। ठीक है, और मुंतखाबुल तारीख बाय अब्दुल कादिर बदायूनी, बदायूनी एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं अकबर के शासनकाल में। अबुल फजल सबसे बड़ा राइटर था जिसने अकबरनामा लिखी, आईन अकबरी लिखी। अकबरनामा का ही सेकंड पार्ट आईन अकबरी कहलाता है। ठीक है, और अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखाबुल तारीख लिखा, जिसमें हिमाचल प्रदेश की कुछ जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, रिजाकुल्ला मुश्ताक की बाकियात मुश्ताक भी एक प्रमुख स्रोत है। तो अगर आप ये चाहो तो मेन एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न देखने को आप लिख सकते हो हिमाचल प्रदेश के इतिहास के स्रोत के बारे में। हाँ, ठीक है, छोटे एग्जामिनेशन से यहाँ से प्रश्न नहीं बनते, एचएएस में इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर कौन से, संस्कृत साहित्य, ठीक है, प्रमुख संस्कृत ऋग्वेद में देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में, यमुना नदियों के बारे में ऋग्वेद में चर्चा है, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। ठीक है, ऋग्वेद में हिमालय की तराई में रहने वाले विभिन्न जनजातियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद 1800 बीसी में लिखा गया था। ठीक है, 1800 बीसी में लिखा गया था। तो उस समय हिमालयन की तराई क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनका उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त पुराण, ब्राह्मण, अरण्यक, रामायण और महाभारत में भी सामान्य रूप से हिमालय क्षेत्र का उल्लेख देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, कुछ धर्मनिरपेक्ष संस्कृत साहित्य जैसे, ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं स्टैटिक जीके में, अगर आपने देखा होगा। कालिदास की रघुवंशम, ठीक है, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, कलहण की राजतरांगिणी, ठीक है, और देवीचंद्र गुप्त की देवीचंद्र गुप्तम। ठीक है, देवीचंद्र गुप्त, इन सभी सारी किताबों में भी हिमालयन शब्द का या हिमालय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी रचनाएं इस क्षेत्र के लोगों के जीवन पर प्रकाश डालने के वाली अत्यंत उपयोगी कृतियां हैं। ठीक है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। आगे कुछ खालसा लिटरेचर यानी कि कुछ पंजाबी लिटरेचर भी है। ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भाग में पूर्ववर्ती पंजाब की पहाड़ी रियासतों से मिलकर बना है। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुत सा पंजाब का जो पहाड़ी क्षेत्र था वो हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ और उसके हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, और इसी कारण सिख ऐतिहासिक एवं धार्मिक साहित्यों में इस क्षेत्र में संबंधित पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, तो पंजाब के जो सिख लिटरेचर है उसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब एक इंपॉर्टेंट आदि ग्रंथ जिसको बोलते हैं, गुरु अर्जुन देव ने इस ग्रंथ की रचना करी थी, सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इसमें भी हिमाचल प्रदेश के कुछ देखने को मिलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक किताब लिखी थी बचित्र नाटक, ये कहाँ पर लिखा था इन्होंने, ये पोंटा साहिब में लिखा था। ठीक है, तो इसमें भी देखने को मिलता है। ठीक है, और सिख गुरुओं और अन्य लेखों में जन्म सखियां, जीवनियां हैं। ठीक है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश की जानकारी देती हैं। सेनापति गुरसोबा, ठीक है, गुरसोबा भी, ठीक है, ठीक है, सेनापति या गुरसोबा ये क्षेत्र भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, हिमाचल प्रदेश की चीजों को, जो किताबें लिटरेचर लिखे गए हैं हिमाचल प्रदेश की जानकारी देते हैं। भाई सुखा सिंह की गुरबिलास, ठीक है, ये किताब भी आपको याद रखनी है। और मोहसिन फानी की दाबिस्तान ए महाजिब, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो हिमाचल प्रदेश के लोगों पर लिखी है। हिमालय की तराई में सिख धर्म के प्रचार की वस्तन, ठीक है, विस्तृत वर्णन करती हैं ये किताब। तो यहाँ से भी कुछ चीजें हमको समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है टॉपिक, लेकिन है बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों को लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चीजों को देखेंगे तो यहाँ से चीजें काफी हो जाएगी। नेक्स्ट एंड ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग होता है यात्रा वृतांत। बहुत सारे लोगों ने यात्रा करी हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा और अपनी किताबों में हिमाचल प्रदेश के लोगों के बारे में जरूर जानकारी दी। तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। ठीक है, और इन विदेशी और देशी यात्रियों द्वारा छोड़ी गई
कई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हिमाचल प्रदेश के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग से ही शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला यही व्यक्ति था जो हिमाचल प्रदेश आया था। ठीक है, हेनसांग। ठीक है, 630 में भारत आया था। इसने अपनी किताबों में 648 तक यहाँ पर रहा और इसने अपनी किताबों में हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया। ठीक है, हेनसांग ने कुलुत, जांदर और ठीक है ये जो आपके श्रृंगण राज्य हैं इनका उल्लेख किया है। ठीक है, श्रगुण राज्य हैं इसका उल्लेख किया है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन उल्लेख टॉलमी द्वारा किया गया है जिसमें कुलिंदों का वर्णन है। ठीक है, टॉलमी उससे पहले ही हिमाचल प्रदेश आया था जिसने हिमाचल प्रदेश का वर्णन किया और कुलिंदों के बारे में वर्णन किया था कि यहाँ के जो लोग हैं, कुलिंद लोग जो रहते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच, थॉमस कॉरियाट शामिल हैं और जिन्होंने औरंगजेब के समय भारत की यात्रा करी थी। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब कौन कौन है। 1783 में फास्टर आया, 1815 में जेबी फ्रेचर आया। ठीक है, ये नोट करने वाली चीजें हैं। अलेक्जेंडर जेरॉड आया, ठीक है, 1817-18 में। ठीक है, ये आपका विलियम मूरक्राफ्ट आया 1820-22 में। ठीक है, ये तो आप चीजों को नोट कर ही लेना। ये जरूर पूछा जाता है कि फास्टर ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा कब करी थी। ठीक है, 1783 में। जेबी फ्रेजर ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा कब करी थी? 1815 में। ठीक है, जेरॉड ने, ठीक है, अलेक्जेंडर जेरॉड और पैट्रिक जेरॉड दो भाई थे, शिमला आए थे ये हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने शिमला की खोज करी है। ठीक है, 1817 में। तो ये भी जिक्र करते हैं अपनी डायरी में। 1820 और 22 में विलियम मूरक्राफ्ट ने तो बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ा और रिसर्च भी किया। हिमाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कैप्टन मंडे, ठीक है, कैप्टन मॉन्डे ये 1829 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं। मेजर आर्चर 1829 में ये भी हिमाचल प्रदेश आता है। बैरन चार्ल्स, ठीक है, और ह्यूगल 1835 से 39 के बीच में इन्होंने भी हिमाचल प्रदेश की यात्रा करी। तो इसका एक पूरी लिस्ट बना दीजिए और इसको थोड़ा सा रटने की कोशिश कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, जरूर बनते हैं कि इन लोगों ने कब कब हिमाचल प्रदेश की यात्रा करी। अन्य यात्रियों में फास्टर हैं, ठीक है, विग्ने हैं, डेविसन है और कैप्टन पीएफ हार्टकोट शामिल हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के की क्या करी है, यात्राएं करी है। पीएफ हार्टकोट ने किताब लिखी है। ठीक है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में। इन यात्रियों द्वारा छोड़ी गई जानकारी में राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों का समावेश देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं वंशावलियां। ठीक है, ठीक है, वंशावली विवरण, जियोलॉजिकल रोल्स, इसको बात करते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल रोल्स कैसे देखने को मिलता है। तो वंशावली विवरण में शासकों के नाम, ठीक है, उनका कार्यकाल और उस अवधि में की गई विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है हिमाचल प्रदेश के इतिहास को पढ़ने के लिए। ये विवरण राजगुरु कुल पुरोहितों द्वारा तैयार किए जाते थे और वंशावली में शासकों के नाम, कार्यकाल और उस समय किए गए कार्यों का विवरण देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। मूरक्राफ्ट वंशावली पर बहुत इंपॉर्टेंट, 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट आया, वंशावली पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, तो ये भी आप चीज नोट कर लीजिए। कैप्टन हारकोट ने, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या विलियम हारकोट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त करी। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने कांगड़ा, ठीक है, चंबा और मंडी, सुकेत और नूरपुर की वंशावली का पता लगाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट करें। अलेक्जेंडर कनिंगम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी और सुकेत की जो राजाओं थे उनकी खोज करी थी। ठीक है, पंजाब के पूर्ववर्ती पहाड़ी रियासतों पर पहला अग्रणी प्रयास जे हचिसन और जे के फोगल के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि पंजाब क्षेत्र के जो रियासती क्षेत्र हैं, जो पंजाबी क्षेत्र, ऊना हो गया हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा हो गया जो पंजाब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उन पर कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे हचिसन और बोगेल थे। पंजाब की पहाड़ी रियासतों का इतिहास, ठीक है, नामक एक महान कृति तैयार की जो 1933 में पब्लिश हुई थी। बोगेल की बात हो रही है ये। ठीक है, हाल के समय में मियां गोवर्धन सिंह और डॉक्टर आलूवालिया द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें हिमाचल प्रदेश का इतिहास महत्वपूर्ण संक्षिप्त दस्तावेज हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मियां गोवर्धन सिंह के और डॉक्टर आलूवालिया के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण दो पुस्तकें हैं। ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं हमको। ठीक है, वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश भाषा और कला संस्कृत एकेडमी की को स्पीति घाटी में 600 वर्ष पुराने पांडुलिपियां मिली हैं।
ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर मिले हैं, ठीक है। 2011 हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी फाउंड 600 ईयर ओल्ड मनुस्क्रिप्ट इन स्पीति वैली। पांडुलिपियां इनको कहा जाता है, मनुस्क्रिप्ट को, ठीक है। तो यह पांडुलिपि आयुर्वेदिक चिकित्सा और प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। बोटी भाषा में लिखी गई है, तिब्बतन लैंग्वेज है बोटी भाषा, ठीक है, बौद्धों की भाषा है। और यह अन्य पांडुलिपियां, एक अन्य पांडुलिपि जो सुनहरे अक्षरों में लिखी गई थी, लाहौल घाटी के थोला गांव से प्राप्त हुई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया है। भाषा और कला संस्कृत अकेडमी, ठीक है, ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों वर्षों तक व्यक्तिगत परिवारों के पास रखी है। थोड़ी छोटी मोटी जानकारी ये भी मिल सकती है। पांडुलिपियों को एकत्र करने का अनोखा परिजन शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, अगस्त 2016 में चंडीगढ़ शिमला हाईवे के किनारे सोलन जिले के रवौन क्षेत्र में, ठीक है, रवौन क्षेत्र एक रिबौन क्षेत्र पड़ता है सोलन में, ठीक है, जहां से नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया है, ठीक है, ठीक है जी। एक 2 करोड़ वर्ष पुराना वृक्ष जीवाश्म एक भूविज्ञानी द्वारा बचाया गया है, ठीक है। एक जीवाश्म मिले हैं, एक पेड़ के इंपॉर्टेंट स्केलेटन्स प्राप्त हुए जो 2 करोड़ वर्ष पुराना बताया जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आता है, परमाणु सोलन खंड के फोर लर्निंग के चौड़ीकरण के दौरान यह जीवाश्म परियोजना पर काम करने वाले द्वारा क्षतिग्रस्त होने वाला था, लेकिन भूविज्ञानी के हस्तक्षेप के कारण इसे बचा लिया गया, ठीक है। कहा जाता है जब इसको फाउंड किया गया तो उस समय जो इम्पोर्टेंट जो फॉसिल्स जो सेव करने वाले जो जियोलॉजिस्ट थे वो यहाँ पर आया और उन्होंने इसको सेव किया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बनता है एग्जामिनेशन में। कसौली और बड़ों के विभिन्न क्षेत्रों पर जीवाश्म वृक्ष पाए गए हैं, लेकिन अब तक ये क्षेत्र में पाए गए सबसे अच्छी स्थिति में संरक्षित जीवाश्म वृक्षों में से एक है, ठीक है। तो ये भी नोट करने वाली चीज है। यह खोज संभवतः अतीत में वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित पूरा जल प्रलय की घटना से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जीवाश्मीकरण के एक नए, ठीक है, एक नए वंश कृष्णा पिथेकस से संबंधित है, ठीक है, जिसे भारत में पहली बार 1980 में खोजा गया था और इसने वैज्ञानिकों के लिए उपमहाद्वीप में विलुप्त प्रजातियों की वंशावली का अध्ययन करने के लिए एक नई दिशा खोली थी, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं मेन एग्जामिनेशन पॉइंटों से ज्यादा जुड़ी रहती हैं, ठीक है। सोर्सेज पर ज्यादा कम प्रश्न ही बनते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। और एक और लाइन आप इसको भी याद रख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के, ठीक है, हरतलियांगार में 2 जीवाश्मी निचले दांतों की खोज यहाँ पर प्रमाण देती हैं कि लगभग 1.1 करोड़ वर्ष पहले एक बानर जैसी जीव प्रजाति अस्तित्व में थी, जिसे पहले ही विलुप्त मान लिया गया था, ठीक है, ठीक है। ये चीजें भी आपको मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट रहेगी, प्री में इस तरह से कोई चीजें आपको देखने को नहीं मिल सकती, ठीक है, या छोटे बड़े एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिल सकती, ठीक है। प्रमुख वंशावलियों की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू क्षेत्र की। जो चंबा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को पठानिया, यहाँ की जो इंपॉर्टेंट वंशावलियों पठानिया, इसको जरूर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नूरपुर कांगड़ा के जो लोगों को, ठीक है, क्या कहा जाता है, ठीक है, एक सेकंड, चंबा के लोगों को चंबियाल कहा जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। और नूरपुर के लोगों को पठानिया कहा जाता है, ठीक है, इसको ऊपर कर लेना, ठीक है। गुलेर के क्षेत्र को गुलेरिया कहा जाता है। नंबर 3, दत्तारपुर कांगड़ा का क्षेत्र है, डडवाल कहा जाता है, ठीक है। गुलेर के जो इंपॉर्टेंट हैबिटेंट्स हैं गुलेरिया है, ठीक है। गुलेर कहाँ पड़ता है, मंडी में। सिब्बा कांगड़ा का क्षेत्र है, सिब्बल कहा जाता है इसको, ठीक है। जासुआ ये ऊना का क्षेत्र है, जसवाल यहाँ के हैबिटेंट्स हुए या क्लेन हुए, ठीक है जी। कांगड़ा के लोगों को कटोच कहा गया है। कुटलहर, ठीक है, कुटलहर के लोगों को कुटलहरिया कहा गया है। मंडियों के लोगों को मंडियाल कहा गया है। सुकेत जो क्षेत्र है वहां से सुकेटिया देखने को मिलता है। कुल्लू का इसको कोलुओ कहा गया है, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र को बंगालिया क्लेन देखने को मिलता है, ठीक है। शाहपुर क्षेत्र के लोगों को पठानिया, ठीक है जी। ये आपका कोटला है, कोटला क्षेत्र के लोगों को गुलेरिया, ठीक है। बसौली क्षेत्र भलोरिया, ये जम्मू का क्षेत्र पड़ता है। बड्डू बडवाल कहा जाता है, ठीक है। मनकोट, ठीक है, मनकोटिया, ठीक है जी। बंदराला के बंदरा हो गए, ठीक है। जसरोटा के जसरोटिया हो गए।
सांबा के संब्याल हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट करने वाली चीजें हैं। जम्मू के जामुआल हो गए, चन्हैनी के हांताल हो गए, ठीक है। किश्तवाड़ के, ठीक है, ये किश्तवाड़ आपका लाहौर जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र पड़ा, कश्तवाड़िया हो गया, और भद्रवा के भद्रवाइया हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्लेम्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक था वो मेनली इतिहास से संबंधित एविडेंसेस से था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्या हो, एमसीक्यू हो, ताकि आपको पता चले कि सोर्सेज से किस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है। अगर नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।